नमस्कार साथियों। आप सभी को पता है कि यूजीसी नेट के एग्जाम्स अब ओवर हो चुके हैं और जो भी 84 सब्जेक्ट्स हैं एनटीए ने उसका एग्जाम करा दिया है। आज के वीडियो में मैं तीन विषयों पे प्रकाश डालूंगा, हाईलाइट करूंगा। एक तो कट ऑफ, खास करके इंग्लिश का कट ऑफ और भी सब्जेक्ट्स के कट ऑफ पे बहरहाल हम बात करेंगे। दूसरा कि क्या पेपर रहा, टफ, इजी, मॉडरेट, किस टाइप के क्वेश्चंस रहे, इस पे बात करेंगे। और जो थर्ड पॉइंट है वो कि व्हाट नेक्स्ट, अब हमें क्या करना चाहिए। तो बहुत ध्यान से आप सुनिएगा। सबसे पहले हम लोग कट ऑफ की बात करते हैं और मैं आपको इंग्लिश के जो स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि क्यूरियसली वो वेट कर रहे हैं कि भाई क्या कट ऑफ जा सकता है, क्योंकि एग्जाम्स 5 ऑफ जनवरी को हो गया। अब ऐसे में क्या कट ऑफ जा सकता है, तो मैं आपको बताऊं कि इंग्लिश का जो पेपर इस बार था, टफ था, मॉडरेट टू डिफिकल्ट आप कह सकते हो, ऐसा पेपर था। जो बिगिनर्स हैं, जो फ्रेशर्स हैं और पहली बार एग्जाम में अपीयर हुए होंगे, तो उनके लिए क्वेश्चन पेपर को करना एक हरक्यूलियन टास्क से कम नहीं होगा, काफ़ी डिफिकल्ट रहा होगा। बट ऐसे स्टूडेंट जो पिछले 1 साल 1.5 साल या एक्सपीरियंसड हैं, एक आध बार एग्जाम दिया है, मुझे लगता है उनके लिए क्वेश्चन पेपर करने लायक रहा होगा। क्योंकि मैं आपको हर बार बताता हूँ कि 100 क्वेश्चंस आप करके आए ये जरूरी नहीं। ये आपको समझना होगा कि 100 में आप से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि एटलीस्ट आप 60 टू 70 इतने क्वेश्चन सही कर दें। तो क्वेश्चंस तो देखिए हमेशा से ही टफ रहता है, इंग्लिश के क्वेश्चन कभी भी इजी नहीं आते, आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट रहा है। अगर आप लास्ट 5 ईयर के ट्रेंड्स देखोगे, पुराने वीडियोस यूट्यूब पे देखिए जिसमें पेपर एनालिसिस वगैरह हुआ है, तो लास्ट 5 ईयर्स में, लास्ट 7 ईयर्स में आप पाओगे कि इंग्लिश के साथ ये बहुत कॉमन है। तो ऐसा नहीं है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि भाई आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट, आउट ऑफ द सिलेबस, या जो आपके एक्सपेक्टेशंस थे उसके बियॉन्ड क्वेश्चंस आए। ये कोई पहली बार नहीं है, ये हर बार का है और आगे भी ऐसा ही होगा, ऐसा हम मान के चल सकते हैं। तो वैसी ही हमें तैयारी करनी चाहिए। सबसे पहले कट ऑफ की बात कर लेते हैं कि इंग्लिश का क्या कट ऑफ रह सकता है। क्योंकि 100 ऑफ स्टूडेंट से मैंने फीडबैक लिया, रिएक्शंस लिए, यूट्यूब के कई सारे वीडियोस को भी मैंने बेस बनाया है और उस आधार पे जो कट ऑफ रहेगा, मैं जो आपको बता रहा हूँ निश्चित रूप से यही रहने वाला है, +1 -1 होगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो सबसे पहले अगर हम जनरल कैटेगरी की बात करते हैं, इंग्लिश लिटरेचर कोड 30 की मैं बात कर रहा हूँ पर्टिकुलरली। तो जो जनरल है, जनरल कैटेगरी की कट ऑफ हम मान के चल सकते हैं 66% एंड अबव। यानी अगर आपने 100 प्लस क्वेश्चंस करेक्ट किए आउट ऑफ 150, 100 प्लस, तो आप जेआरएफ के लिए सेफ हो। अगर हम जनरल कैटेगरी में नेट की बात करें, तो नेट ऑलमोस्ट 58% एंड अबव। तो इतने क्वेश्चंस, यानी हम कह सकते हैं कि 90, अराउंड 90 अगर आपने करेक्ट किए, 90 और एबव, तो ठीक है, आप नेट हो जाएंगे जनरल कैटेगरी में। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में आपको 63% एंड एबव पे जेआरएफ मिल जाएगा, यानी 94 95 ऐसे क्वेश्चंस। 90 प्लस अगर आपने किया है तो ईडब्ल्यूएस में आपको जेआरएफ मिल सकता है 93 94 पे। ईडब्ल्यूएस में नेट की बात करें तो 54 टू 55% रहेगा, इतना ही रहेगा। अब ओबीसी पे आ जाते हैं, ओबीसी का भी कुछ ऐसा ही दिख रहा है, 63 टू 64% पे यू गेट जेआरएफ। और नेट की बात करें तो 53 टू 54% पे यू गेट नेट इन ओबीसी कैटेगरी। शेड्यूल कास्ट की भी अगर हम बात कर लें तो शेड्यूल कास्ट का भी हम मान के चल सकते हैं कि 60 टू 61% पे जेआरएफ। और अगर हम नेट की बात करें तो 51 टू 52%। और एसटी का आप इससे भी कम कर लो। तो ये एक कट ऑफ रहेगा। इसका मतलब अगर हम जनरल की बात करें तो 100 प्लस क्वेश्चंस में आपका जेआरएफ सिक्योर है। और अगर हम नेट की बात करें तो 93 प्लस, इससे ज़्यादा क्वेश्चंस आपने किए हैं जनरल में, तो नेट हो जाएगा आपका। बाकी इससे आप -4 -5 नंबर ऑफ क्वेश्चंस कर सकते हो, तो ईडब्ल्यूएस ओबीसी ये रहेगा। तो कट ऑफ मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा डाउन जाएगा, क्योंकि जो इस बार का पेपर रहा, खास करके इंग्लिश का, तो उसमें पेपर 1 ईजी था। आपको ये हमेशा ध्यान देना होगा कि 2 पेपर में एक पेपर आपका ईजी रहता है, ईजी टू मॉडरेट, ईजी नहीं कह सकते बट ईजी टू मॉडरेट रहता है। इसका मतलब कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स कर पाने की स्थिति में रहते हैं। तो इस बार भी क्योंकि इंग्लिश का पेपर बहुत टफ था, जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने ऐसा बताया, तो ऐसे में पेपर 1 क्योंकि ईजी था, तो वहां पे क्या हो गया, बैलेंस हो गया। क्योंकि आउट ऑफ 50 जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने काफ़ी पढ़ाई की, तो मुझे लगता है कि वो 35 टू 40 इतने क्वेश्चन ठीक कर देंगे पेपर 1 में। जो लेवल था, डीआई भी मॉडरेट था, कॉम्प्रिहेंशन भी इजी था, और भी जो क्वेश्चंस आए थे वो स्टूडेंट्स ने किए हैं। तो हम मान के चल सकते हैं कि जो एवरेज और मोर देन एवरेज स्टूडेंट्स हैं, जिनका इस बार नेट या जेआरएफ हो जाएगा, तो वो 35 अराउंड और 35 प्लस 40 अराउंड 42 ऐसा करें, तो यहाँ उन्होंने एज ले लिया।
बाकी पेपर 2 इंग्लिश की अगर हम बात करें, वहाँ पे उन्होंने अगर 50 क्वेश्चन भी कर दिया, आप ये समझो कैलकुलेशन कि अगर आपने 35 पेपर 1 में कर दिया और उधर आपने 50-55 भी कर दिया, तो ईज़िली आपका जेआरएफ और नेट बन जाएगा, है ना? बाकी जिनका पेपर 1 बिल्कुल अच्छा नहीं था, जो सिर्फ पेपर 2 पे रिलाय ऑन थे, तो उनकी बात अलग है। वो फिर यहाँ पे उनको फिर प्रॉब्लम हुई होगी, क्योंकि वो पेपर 2 में बहुत अच्छा नहीं कर पाए होंगे, क्योंकि क्वेश्चंस आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट थे, या कई बार तुक्का सही लगेगा, नहीं लगेगा, तो ऐसी बात होगी। बाकी क्वेश्चंस की भी अगर हम बात कर लें, तो जैसे क्या है कि इंग्लिश में वेल डिफाइंड सिलेबस नहीं है, तो इसको लेकर के भी हमें कुछ करना चाहिए। इसको लेकर के भी मैं प्लानिंग कर रहा हूँ कि हम लोग किनसे मिल सकते हैं, मिनिस्टर से, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से, ताकि ये बात आगे तक जाए, क्योंकि सिर्फ व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐसी बातें करना, अपना आक्रोश, एक एंगर शो करना, साझा करना, उससे कुछ होने वाला नहीं है। जब तक हम ऑफिशियल्स के पास नहीं जाएंगे, मिनिस्टर्स के पास, और उनसे एप्लीकेशंस देना और प्रॉपर पार्लियामेंट तक ये बात जाए कि यूजीसी नेट में क्या समस्या आ रही है, तब तक इसका कोई सॉल्यूशन मुझे नहीं लगता कि होगा व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे बात करने से। तो इस पे भी मैं प्रयास करूंगा कि ऐसा कुछ हम लोग करें। अब तीसरी बात करते हैं कि व्हाट नेक्स्ट। चलिए, जो हो गया वो तो हो गया। अब आज 6 जनवरी एग्जाम हो गया, अब रिजल्ट जनवरी एंड या फरवरी फर्स्ट वीक में आपका आ जाएगा। आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि देखिए, यूजीसी नेट का एग्जाम जो है, मैं अपने पिछले वीडियोस में भी आपको बताया हूँ कि ये एजुकेशन फील्ड का सबसे हाईएस्ट है। इससे बड़ा कोई एग्जाम नहीं होता। तो आप ये मान के चलो कि ये एग्जाम आपका टफेस्ट ही रहेगा। जो लेवल होगा वो ऐसा ही रहेगा, या हो सकता है इससे भी ज्यादा रेज हो लेवल समय के साथ, क्योंकि अब एआई आ गया, तो क्वेश्चंस के लेवल, डिफिकल्टी लेवल वो बढ़ता ही चला जाएगा, घटेगा नहीं। तो सबसे पहले तो ये है कि एक्सेप्ट करो। आप इस चैलेंज को आपको एक्सेप्ट करना होगा। अगर आपको जेआरएफ करना है, नेट करना है, तो आपको चैलेंज एक्सेप्ट करना होगा। ओवर थिंकिंग नहीं करनी है आपको। और सबसे पहले जो जो भी हमारे पास सिलेबस है, कुछ तो सिलेबस हमारे जैसे 10 यूनिट्स हैं, तो उसको उसकी थॉरो स्टडी। जैसे लिंग्विस्टिक्स हमारे यूनिट 6 है, बट लिंग्विस्टिक्स को हम ज़्यादातर इग्नोर कर देते हैं। इंडियन एस्थेटिक्स वो भी हमारा सिलेबस का पार्ट है, ऐसा नहीं है कि वो सिलेबस में नहीं है, बट क्योंकि वो माइनर टॉपिक है, हम बहुत ज़्यादा उस पर ध्यान नहीं देते। तो क्या करना है अब, क्योंकि अब ये बड़ा आइडियल टाइम है जब आप अपने प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हो, जून और आगे दिसंबर के लिए, यानी इस साल अभी 2 एग्जाम होने हैं। तो ऐसे में जो भी आपका सिलेबस है, उसकी थॉरो स्टडी आपको करनी होगी, चाहे वो लिंग्विस्टिक्स हो, पेडागोजी हो, इंडियन एस्थेटिक्स हो, माइथोलॉजी हो, ब्रिटिश हिस्ट्री हो, इंग्लिश इन इंडिया हो। तो पूरे 10 के 10 यूनिट्स, यानी ऐसा नहीं कहा जा सकता कि भाई एक यूनिट है तो उससे 10 क्वेश्चंस आएंगे, यानी 10 इंटू 10 100, ऐसा नहीं कहा जा सकता। कुछ यूनिट्स ऐसे हैं जिससे ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं। अब जैसे इस बार कल्चर स्टडीज से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आएगा, इस बार नहीं आया, है ना? तो अब क्या है कि भाई ऐसा हो गया कि भाई अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है, कहीं से ज़्यादा क्वेश्चन, कहीं से कुछ भी नहीं, कहीं से एक दो क्वेश्चन। तो सारे 10 यूनिट्स आपको करके जाने होंगे, चाहे वो माइनर टॉपिक्स हो, मेजर टॉपिक हो, इंपॉर्टेंट अनइम्पॉर्टेंट। सिलेबस थरो आपको पढ़ना है, तो कहीं से भी आपका क्वेश्चन बनेगा। एक चीज हमेशा याद रखिए कि कभी आपने ये सुना है कि आईआईटी का पेपर इजी आया है, या आईआईटी के स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि भाई कि क्वेश्चन बहुत टफ था, नहीं हो पाया। आपने आईआईटी, नीट, यूपीएससी ऐसे एग्जाम्स में ये नहीं सुना होगा, बट यूजीसी नेट में मैं देखता हूँ कि स्टूडेंट्स में ऐसा आ जाता है। तो देखिए, मैं इसलिए बता, हालांकि मैं अग्री हूँ इस बात से कि क्वेश्चंस काफी टफ आ रहे हैं, आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट, आउट ऑफ द सिलेबस, लेकिन फिर भी ये एक्सक्यूजेस भी है, क्योंकि मैंने वही बताया ना कि अब जो सिस्टम है, इसमें क्वेश्चन का लेवल आपका रेज ही होगा, रेदर की क्वेश्चन आपके इजी हो। तो आपको चैलेंज को एक्सेप्ट करना है, रियलिटी को एक्सेप्ट करना है, मेहनत दोगुनी, तीन गुनी, 3 टाइम्स ऐसा आप अपना जो वर्क है उसको बढ़ाएं, लाइब्रेरी में बैठें, सिलेबस को कंप्लीट करें, आपके पास कंटेंट होना चाहिए, नोट्स होना चाहिए। और मैं हमेशा कहता हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो लास्ट 5 ईयर के ट्रेंड्स हैं, जो क्वेश्चन पेपर्स हैं, उसका एनालिसिस करिए, उसको इन डेप्थ आपको स्टडी करके जानी चाहिए। थोड़ा बहुत पढ़ने से यूजीसी नेट एग्जाम क्लियर नहीं होगा, आपको थॉरो स्टडी करनी पड़ेगी, कॉन्सेप्चुअल एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी पड़ेगी, जो सिलेबस है उसको पूरा करना पड़ेगा। और एक चीज और है कि भाई आपको पेशेंस, पेशेंस आपको बहुत काम आएगा, क्योंकि ऐसा मैक्सिमम टाइम होता है कि भाई एक बार में आपका नेट क्लियर नहीं होता। खुद मैंने भी जब एग्जाम दिया था, तो 3-4 बार फेल होने के बाद, मतलब डिस्क्वालीफाई होने के बाद, 5th टाइम में आई क्वालिफाई नेट देन जेआरएफ। तो ये होता है, ये आपके साथ नहीं है कि भाई आप ही के साथ ऐसा हो रहा है ना? यानी कि एनटीए जो आपसे एक्सपेक्ट करता है, उस लेवल पे आने में आपको थोड़ा टाइम लगता है। हो सकता है 6 महीने, किसी को 1 साल, किसी को 1.5 साल, किसी को 2 साल। वो डिपेंड करता है कि आप कितना मेहनत कर रहे हो, कितनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रहे हो।
बट अगर आप लगे रहोगे तो हो जाएगा। तो मिला जुला के जो इस वीडियो का कंक्लूजन यही कि आप सिलेबस को समझें, जो भी हमारे पास सिलेबस अवेलेबल है यूजीसी के वेबसाइट पे, और उसके सारे टॉपिक्स को आपको पढ़ना चाहिए और प्रॉपर नोट्स आपके पास हो, इन डेप्थ स्टडी आपको करनी चाहिए, टेक्स्ट बुक वगैरह भी अगर आपको देखा, क्योंकि अभी तक क्या है फ्लोटिंग लेवल पे ही ज़्यादा, विकीपीडिया लेवल पे ऑथर के नेम, क्रोनोलॉजी, बट थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग इन डेप्थ होना, क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग इज रिक्वायर्ड। तो ये है, बाकी इस वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हो, और आपको लगता है कि किसी और टॉपिक पे हम लोग वीडियो बनाएं तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में डालोगे, तो अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं उस टॉपिक पे जरूर बात करूँगा।